नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। अगर आपको दीर्घ आरोप पत्र SF5 मिला है तो उसका सामना कैसे करें। पहला, आरोप पत्रों का सामना करने के लिए नियमों की जानकारी नितांत आवश्यक है। यदि स्वयं जानकारी ना हो तो किसी जानकार की परामर्श लेने में नहीं हिचकना चाहिए। इसलिए दीर्घ आरोप पत्र में बचाव सहायक नामित करने का प्रावधान बनाया गया है। दंडित होने के बाद किसी की सहायता लेने से कहीं अच्छा है कि आरोप पत्र की प्राप्ति के साथ ही जानकार व्यक्ति बचाव सहायक की सहायता ली जाए। नियमों की जानकारी अनुशासन एवं अपील नियम में दिया गया है। दूसरा, एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि विभागीय जांच कार्यवाही और अदालती कार्यवाही में मूलतः अंतर है। अदालती कार्यवाही साक्ष्यों के शक की सीमा के बाहर तक सिद्ध होने पर आधारित होती है, जबकि विभागीय कार्यवाही संभावनाओं की प्रबलता पर की जाती है। जहां अदालती कार्यवाही में अभियोगी को शक के आधार पर रिहा किया जा सकता है, वहां विभागीय कार्यवाही में शक की प्रबलता पर ही दंडित किया जा सकता है। तीसरा, ऐसे मामले में विभागीय नियम नितांत लचीले हैं, अतः अदालती कार्यवाही की भांति कानूनी दांवपेच का अधिक सहारा न लेकर आरोपों की संभावनाओं तक को निर्मूल सिद्ध करना पड़ता है। इसलिए विभागीय जांच कार्यवाही में अदालती कार्यवाही अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि अनुशासनिक मामलों में न्यायिक अधिकारियों से कहीं अधिक अधिकार विभागीय अधिकारियों को प्रदान किए गए प्रतीत होते हैं। चौथा, न्यायालयों को विभागीय जांच कार्यवाही में केवल न्यायिक समीक्षा के आधार पर ही हस्तक्षेप का अधिकार है, साक्ष्यों के पुनर्मूल्यांकन का नहीं। अतः यदि विद्वेष की भावना न सिद्ध की जा सके तो न्यायालय हस्तक्षेप की संभावना क्षीण होती है। इसी आधार पर कहा जाता है कि रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम एक पक्षीय है। अतः कानूनी प्रावधानों के साथ विभागीय नियमों की सतही जानकारी आवश्यक है। पांचवा, आरोप पत्र प्राप्त होने पर उनकी तकनीकी प्रारंभिक जांच करनी चाहिए, जिनमें निम्नलिखित बिंदु विशेष ध्यान देने योग्य हैं। पहला, यह कि आरोप पत्र रेलवे बोर्ड के पत्रांक ED&A RG 67 दिनांक 5/9/1970 के द्वारा परिचारित मानक प्रपत्र संख्या 5 के अनुसार जारी किया गया है। दूसरा, यह जांच कर लें कि आरोप पत्र तथा उसके अनुलग्नक पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वयं हस्ताक्षर किया गया है, अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से या उसके कृते किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित आरोप पत्र नियमिततः अमान्य है। तीसरा, यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से उसका कोई कनिष्ठ प्राधिकारी हस्ताक्षर करे तो उसे ऐसा अपने नाम, पदनाम तथा ऑफिस मोहर तथा तारीख के साथ करना चाहिए तथा इस तथ्य का भी उल्लेख करना चाहिए कि इस पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी का पदनाम का अनुमोदन प्राप्त है। चौथा, दीर्घ आरोप पत्र सामान्यतया नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा ही हस्ताक्षरित होने चाहिए, क्योंकि बर्खास्तगी, पदमुक्ति अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड नियम 2 में दिए गए नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा ही दिया जा सकेगा। जहां नियुक्ति प्राधिकारी निश्चित न किया जा सके, वहां गम नियुक्ति प्राधिकारी होंगे।
5वां, आरोप पत्र के अनुलग्नक पहला और दूसरा स्पष्ट भाषा में प्रारूपित होने चाहिए। आरोप के प्रत्येक शीर्षक स्पष्ट होने चाहिए तथा उन्हें अनुलग्नक दूसरे के विवरण के साथ समर्थित होने चाहिए। अनुलग्नक तीसरे के विश्वसनीय प्रलेख तथा अनुलग्नक चौथे के गवाहों का अनुलग्नक पहला और दूसरा से सामंजस्य होना चाहिए। यदि कमी पाई जाए तो लिखित जवाब में इसका उल्लेख करना आवश्यक है। 6वां, आरोपों का विखंडन एवं विस्तार अवांछनीय है। यदि एक ही प्रकार की घटना एक तिथियों में घटी हो तो उन्हें एक स्थान पर सूचीबद्ध करके उसके आधार पर केवल एक शीर्षक बनाया जाना चाहिए। जैसे कोई तिथियों की अनुपस्थिति को एक स्थान पर एकत्रित करके अनाधिकृत अनुपस्थिति का शीर्षक बनाया जाना चाहिए। 7वां, रेलवे बोर्ड के पत्रांक ED&A 83 RG 6 से 14 दिनांक 23/3/95 के अनुसार अनुलग्नक 3 में दिए गए प्रलेखों की प्रतिलिपि को आरोप पत्र साथ ही दी जानी चाहिए। यदि ना दी गई हो तो उपरोक्त परिपत्र का उल्लेख करके उसकी मांग करनी चाहिए। उसके बाद ही लिखित बचाव रिटेन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस प्रस्तुत करना चाहिए। 6वां, आरोपों के विरुद्ध प्रथम बचाव पत्र रिटेन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस देने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। पहला, अनुलग्नक 3 के विश्वसनीय दस्तावेजों RUD यदि वे आरोप पत्र के साथ संलग्न ना किए गए हों तो उसकी प्रतिलिपि की मांग करनी चाहिए। दूसरा, यदि कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों या विश्वसनीय दस्तावेजों के मूल को देखना आवश्यक हो तो उसके लिए निरीक्षण की मांग करनी चाहिए, जिसके लिए 5 दिनों का अलग से समय दिया जाता है। उन दस्तावेजों के निरीक्षण के 10 दिनों के भीतर लिखित बचाव पत्र अवश्य प्रस्तुत कर देना चाहिए। तीसरा, यदि अपरिहार्य कारणों से निर्धारित सीमा के अंदर बचाव पत्र ना प्रस्तुत होने की संभावना हो तो कारणों का उल्लेख करके अनुशासनिक प्राधिकारी से अतिरिक्त समय की मांग करनी चाहिए। चौथा, अनुशासनिक प्राधिकारी को समय सीमा के बाद प्रस्तुत किए गए बचाव पत्र को भी स्वीकार करने तथा उस पर विचार करने का पूर्ण अधिकार है। 5वां, प्रथम लिखित जवाब की प्रक्रिया अनुशासन एवं अपील नियम 9 में दिए नियम के अनुसार होना चाहिए है। अतः आरोपों के प्रत्येक शीर्षक को या तो स्पष्टतः स्वीकार करना चाहिए या अस्वीकार। केवल अस्वीकृत आरोपों पर ही जांच की जाती है। 6वां, यदि कोई आरोप स्वीकार करना हो तो अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए दोष मुक्ति का आरोप करना चाहिए तथा अस्वीकृत आरोपों को इनकार करते हुए उनके विरुद्ध स्पष्ट बचाव के तथ्य और तर्क प्रस्तुत करना चाहिए। अंत में लिखित बचाव पत्र के आधार पर आरोप मुक्ति का निवेदन करना चाहिए, जिसके अमान्य होने की स्थिति में जांच के दौरान बचाव के सुसंगत अवसर तथा न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों का आदर करते हुए न्याय की मांग करनी चाहिए। 7वां, आरोप पत्र की शब्दावली के अनुरूप व्यक्तिगत सुनवाई पर्सनल हियरिंग की मांग अवश्य करनी चाहिए। 8वां, बचाव सहायक के नामांकन तथा बचाव के गवाहों एवं अतिरिक्त दस्तावेजों के संबंध में लिखना चाहिए कि विश्वसनीय दस्तावेजों के निरीक्षण आदि के पश्चात यदि आवश्यक होगा तो उनकी सूची प्रस्तुत की जाएगी,
परंतु सर्वोत्तम यह है कि बचाव सहायक का नामन प्रथम बचाव पत्र में ही कर देना चाहिए। 9वां, यदि ऐसी आवश्यकता हो तो रेलवे बोर्ड के पत्रांक ED&A 61 RG 6 से 45 दिनांक 10/10/1961 के पैराग्राफ 8 के आलोक में अनुलग्नक 4 के गवाहों के पूर्व बयानों की प्रतिलिपि लिखित बचाव पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही मांगी जा सकती है। 10वां, बचाव पत्र की भाषा शालीन, संयत तथा संसदीय होनी चाहिए। इस सिद्धांत का सदा ध्यान रखना चाहिए कि धारदार तथ्यों एवं तर्कों को भी शालीन शब्दावली तथा आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जा सकता है। 11वां, आवश्यकता से अधिक अलंकारिक भाषा तथा बार बार एक ही सम्मानपूर्वक शब्द या वाक्यांशों के प्रयोग से बचना चाहिए। 7वां, आरोप पत्र के प्रथम लिखित बयान बचाव पत्र के बाद की कार्यवाही। पहला, बचाव पत्र की प्राप्ति के पश्चात अनुशासनिक प्राधिकारी के पास 3 विकल्प हैं। पहला, वे आरोपों को समाप्त कर दें। दूसरा, ऐसा कोई लघु दंड दें जो नियम 11(2) की सीमा में न आते हों। और तीसरा, आरोपों की जांच स्वयं करें अथवा जांच अधिकारी जांच बोर्ड नियुक्त करें। दूसरा, वे जांच करने का निर्णय करें तो अपनी ओर से कोई उपस्थापन अधिकारी प्रेजेंटिंग ऑफिसर नियुक्त कर सकते हैं। जांच अधिकारी कर्मचारी को भी अपना बचाव सहायक नामित करने का अवसर देना होगा। तीसरा, जांच अधिकारी तथा उपस्थान अधिकारी की नियुक्ति भी स्वयं अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित फॉर्म पर की जानी चाहिए तथा उसकी प्रति आरोपित कर्मचारी को भी दी जानी चाहिए। चौथा, नियमानुसार बचाव सहायक की नियुक्ति जांच अधिकारी की नियुक्ति के 10 दिनों के अंदर कर दी जानी चाहिए। 5वां, जांच अधिकारी अपनी नियुक्ति के कम से कम 10 तथा अधिक से अधिक 30 अथवा अपनी इच्छा अनुसार जांच की प्रथम तिथि, स्थान और समय निर्धारित कर आरोपित कर्मचारी की उपस्थित होने की सूचना देंगे। उस तिथि पर जांच अधिकारी के समक्ष आरोपित कर्मचारी की स्वयं अकेले अथवा बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना चाहिए, अन्यथा एक तरफा कार्यवाही की जा सकती है। परामर्श यही है कि प्रथम बचाव पत्र में ही बचाव सहायक नामित कर देना चाहिए, जिससे प्रारंभ से ही बचाव की सुविधा उपलब्ध होती है। आरोपों पर प्रथम सुनवाई PH। पहला, यह नियमित जांच प्रक्रिया की भूमिका है जिसकी कार्यवाही अत्यंत सीमित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य जांच अधिकारी द्वारा यह देखना होता है कि आरोपित कर्मचारी को बचाव का सुसंगत अवसर प्रदान किया गया है तथा जांच प्रक्रिया प्रारंभ करने की सारी तैयारी पूरी हो गई है या नहीं। दूसरा, यदि अभी तक अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग न की गई हो तो इस अवसर पर अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग उनकी सुसंगति बताते हुए करनी चाहिए, जिन्हें सुसंगत पाने पर अवश्य उपलब्ध कराया जाएगा। तीसरा, यदि बचाव सहायक न नामित किया गया हो तो उस दिन अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि अगली तारीख से गवाहों का बयान और जिरह होगा। यह कार्यवाही प्रश्नोत्तर के रूप में जांच अधिकारी, उपस्थापन अधिकारी यदि कोई नामित हो की उपस्थिति में की जाती है। चौथा, कार्यवाही की प्रक्रिया प्रोसीडिंग लिखी जाएगी, जिसके नीचे जांच अधिकारी, उपस्थापन अधिकारी, आरोपित कर्मचारी तथा बचाव सहायक का हस्ताक्षर होगा। कार्यवाही की एक प्रति आरोपित कर्मचारी को भी दी जाएगी।
5वां, प्रथम सुनवाई के दौरान जांच प्रक्रिया को निर्धारित समय सारणी के अंदर निपटाने के लिए विभिन्न कार्यवाहियों के लिए एक समय सारणी बनाई जानी चाहिए, जिसका सभी पक्षों को कड़ाई से पालन करना चाहिए। ऐसी सारणी बनाते समय रेलवे बोर्ड के द्वारा निर्धारित सारणी रेलवे बोर्ड का पत्रांक ED&A 69 RG 6 से 17 दिनांक 8/1/1971 का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। इसे न्यायिक समीक्षा से भी अनिवार्य बनाया गया है, अन्यथा सारी कार्यवाही अवैध होगी। 6वां, इस संबंध में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की पटना बेंच ने उमेश प्रसाद सिन्हा बनाम भारतीय संघ एवं अन्य 1997 एक कैट SLJ 1955 में निर्णय दिया है कि अनुशासनिक जांच कार्यवाही तथा दंडारोपण की प्रक्रिया को 60 दिनों में अवश्य पूरा कर लिया जाना चाहिए, अन्यथा पूरी कार्यवाही ही अमान्य होगी। न्यायाधिकरण ने अपने उपरोक्त फैसले में उच्चतम न्यायालय के कोई निर्णयों का भी संदर्भ दिया है, जिसका आशय है कि रेलवे बोर्ड के द्वारा निर्धारित समय सीमा का अवश्य पालन किया जाना चाहिए। 7वां, प्रारंभिक सुनवाई के दिन आरोपित कर्मचारी अपने बचाव के गवाहों का नाम यदि अभी तक ना दिया हो परंतु देना चाहता हो तो अब दे सकता है, अथवा यह विकल्प खुला रख सकता है कि वह अपने बचाव पक्ष के गवाहों की सूची सरकारी गवाहों की गवाही हो जाने के बाद देगा। ऐसा करना अनियमित नहीं होगा। 8वां, आरंभिक सुनवाई के बाद जांच की अगली तिथि, स्थान और समय निर्धारित किया जाएगा। दस्तावेजों की मांग एवं उसकी पूर्ति। पहला, आरंभिक सुनवाई के दिन आरोपित कर्मचारी द्वारा अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग की जा सकती है, परंतु ऐसा करते समय उनकी सुसंगति बतानी होगी। दूसरा, दस्तावेजों के सुसंगति से संतुष्ट होने पर जांच अधिकारी मांगे गए दस्तावेजों के रखने वाले प्राधिकारी के पास मांग पत्र भेजकर उन्हें निर्धारित तिथि पर उपलब्ध कराने का अनुरोध करेंगे। तीसरा, मांग पत्र प्राप्त होने पर उन दस्तावेजों को रखने वाला प्राधिकारी उसे जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, परंतु यदि वह इस विचार का हो कि उन दस्तावेजों को देना लोकहित अथवा राष्ट्रहित में नहीं होगा तो उन कारणों का उल्लेख करके उन्हें प्रस्तुत करने से इनकार कर सकता है, जिसकी सूचना जांच अधिकारी द्वारा आरोपित कर्मचारी को दी जाएगी तथा मांग पत्र वापस ले लिया जाएगा। इस विषय में कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला, उन दस्तावेजों को जिनका आरोप पत्र के विवरण में उल्लेख या संदर्भ हो उन्हें देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरा, आरोप पत्र के आधार दस्तावेजों को गोपनीयता के आधार पर देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। तीसरा, रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार जिनकी दस्तावेजों का आरोपित कर्मचारी के बचाव से सीधा संबंध हो उन्हें ना देना, बचाव का युक्ति संगत अवसर का ना देना तथा न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों का उल्लंघन माना जाएगा। सरकारी पक्ष की गवाही एवं जिरह। पहला, सरकारी पक्ष की गवाही उपस्थापन अधिकारी यदि कोई हो अथवा उनकी अनुपस्थिति में जांच अधिकारी के द्वारा कराई जाती है तथा उसके पश्चात बचाव सहायक अथवा आरोपित कर्मचारी के द्वारा जिरह किया जाता है। दूसरा, यदि जिरह बचाव सहायक द्वारा किया गया हो तो भी जांच अधिकारी आरोपित कर्मचारी से यह पूछेंगे कि क्या उस गवाह से कोई प्रश्न पूछना है। यदि वह पूछना चाहे तो उसे भी इसकी इजाज़त दी जाएगी। यदि वह नहीं पूछता है तो
भी इसका उल्लेख जांच कार्यवाही में किया जाएगा। तीसरा, अभियोजन पक्ष की गवाही आरोपित कर्मचारी की उपस्थिति में ही ली जानी चाहिए। चौथा, यदि किसी गवाही की गवाही तथ्य खोजी जांच फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी में ली जा चुकी हो तो उसकी गवाही नियमित जांच में आरोपित कर्मचारी के समक्ष पुनः ली जाएगी। पांचवा, प्रत्येक गवाह की गवाही समाप्त होने के बाद ही उसका जिरह किया जाना चाहिए। यह कहना कि अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों की गवाही समाप्त हो जाने के बाद ही सबसे जिरह किया जाएगा, मान्य नहीं होगा। छठवां, किसी गवाह की गवाही संपात हो जाने के बाद जांच अधिकारी गवाह का पुनः परीक्षण कर सकते हैं, जिस पर आरोपित कर्मचारी की ओर से आगे जिरह किया जा सकेगा। सातवां, यदि विभाग की ओर से किसी गवाह की गवाही नहीं कराई जाती हो तो आरोपित कर्मचारी को उसकी मांग करना नियमित नहीं होगा, क्योंकि किसकी गवाही करानी है किसकी नहीं यह सोचना अभियोजन पक्ष का काम है, बचाव का नहीं। उसी प्रकार बचाव पक्ष कौन सा गवाह प्रस्तुत करेगा और कौन सा नहीं यह सोचना बचाव पक्ष का काम है, ना कि अभियोजन पक्ष का। यदि किसी गवाह को बुलाना नितांत आवश्यक हो तो उसे कोर्ट गवाह के रूप में बुलाने के लिए जांच अधिकारी से अनुरोध करना चाहिए। आठवां, दोनों पक्षों की गवाही तथा जिरह समाप्त हो जाने पर जांच अधिकारी कुछ प्रश्न स्पष्टीकरण के लिए पूछ सकते हैं, परंतु उस पर दोनों पक्षों को अपने विरोधी पक्ष से जिरह करने का अधिकार होगा। गवाहों के संबंध में जांच कार्यवाही की प्रक्रिया का विस्तृत अध्ययन कर लेना चाहिए। नौवां, यदि जांच अधिकारी के द्वारा किसी नए गवाह को प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है या वे स्वयं किसी गवाह को बुलाते हैं तो उनकी गवाही के 3 दिन पूर्व उनकी सूची आरोपित कर्मचारी को देनी होगी। आरोपित कर्मचारी को भी नए गवाहों की सूची प्रस्तुत करने का अधिकार होगा, परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऐसे गवाहों की पूर्व गवाही की त्रुटि पूरी करने के लिए ही बुलाया जा सकेगा, न कि पहले की गवाही को कमी को पूरा करने के लिए। बचाव पक्ष की गवाही तथा जिरह। पहला, सरकारी पक्ष की गवाही समाप्त हो जाने पर बचाव पक्ष की गवाही आरोपित कर्मचारी अथवा उसके बचाव सहायक द्वारा कराई जाती है तथा उपस्थापना अधिकारी अथवा उसके न रहने पर जांच अधिकारी द्वारा जिरह किया जाता है। दूसरा, सर्वप्रथम आरोपित कर्मचारी चाहे तो अपना बयान मौखिक या लिखित रूप में दे सकता है। यदि वह मौखिक बयान देता है तो उसे जांच अधिकारी द्वारा लिखा जाएगा तथा बाद में उसे पढ़कर तथा सुनाकर उस पर हस्ताक्षर लिया जाएगा। यदि वह लिखित बयान देता है तो उसकी एक प्रति उपस्थापना अधिकारी को अवश्य दी जाएगी। तीसरा, बचाव पक्ष के गवाहों से जिरह किए जाने के बाद जिरह के बिंदुओं पर आरोपित कर्मचारी द्वारा पुनः प्रश्न पूछे जा सकेंगे, परंतु वे प्रश्न स्पष्टीकरण के उद्देश्य से ही पूछे जा सकेंगे, पहले की गवाही में किसी रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नहीं। चौथा, आरोपित कर्मचारी स्वयं भी अपने पक्ष में गवाही दे सकता है। पांचवा, जांच अधिकारी भी स्पष्टीकरण स्वरूप कुछ प्रश्न पूछ सकेंगे, परंतु उनके द्वारा जिरह में अधिक प्रश्न पूछना या ऐसे प्रश्न पूछना जिसमें उनका आरोपों की ओर झुकाव परिलक्षित हो पूरी जांच प्रक्रिया को दोषपूर्ण बना सकता है। इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आरोपित कर्मचारी से जांच अधिकारी द्वारा प्रश्नोत्तर।
नियम 21 में इस संबंध में 2 स्थितियों का उल्लेख है। उनमें से एक अनिवार्य है, दूसरी वैकल्पिक। पहली स्थिति तो वह है जब आरोपित कर्मचारी अपना केस बंद कर चुका हो तो वैकल्पिक रूप से, और दूसरी स्थिति वह है जब अपना बयान ना दिया हो तो अनिवार्य रूप से जांच अधिकारी आरोपित कर्मचारी से उन बिंदुओं पर प्रश्न पूछेगा जो उसके विरुद्ध जा रही तो तथा उस पर आरोपित कर्मचारी का स्पष्टीकरण जानना चाहेगा तथा उसे कार्यवाही में अंकित करेगा। बचाव का लिखित सारांश। यह जांच कार्यवाही का अंतिम चरण है जिसमें सरकारी तथा आरोपित पक्षों की ओर से ऐसा चाहने पर अपने अपने पक्ष में लिखित सारांश पेश किया जाता है, जिसमें अपने अपने केस को मजबूती के साथ सिद्ध करने के उद्देश्य से तथ्यों एवं तर्कों का निचोड़ दिया जाता है। हर पक्ष की अपने प्रतिपक्षी को लिखित सारांश की प्रतिलिपि देनी अनिवार्य होती है। सरकारी पक्ष भले ही लिखित सारांश ना दे, परंतु बचाव पक्ष को अपना लिखित सारांश अवश्य देना चाहिए, क्योंकि यही उसके बचाव का सही स्वरूप प्रस्तुत करेगा। यदि सरकारी पक्ष भी लिखित सारांश देना चाहे तो सर्वप्रथम उसके सारांश की एक प्रति आरोपित कर्मचारी को दी जाएगी। उसके पश्चात ही आरोपित कर्मचारी को अपने लिखित सारांश प्रस्तुत करने को कहा जाएगा। बचाव के लिखित सारांश के अंत में आरोप मुक्ति का निवेदन करना चाहिए। जांच अधिकारी की रिपोर्ट की प्रति पर प्रतिरक्षात्मक टिप्पणी। जांच अधिकारी अनुशासनिक प्राधिकारी के विचार के लिए जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। उस जांच रिपोर्ट की एक प्रति आरोपित कर्मचारी को देकर उसे कम से कम 15 दिनों का समय देकर उस पर अपनी टिप्पणी प्रतिवाद प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है, अतः इसका अनुपालन अनिवार्य है। यदि जांच रिपोर्ट की प्रति नहीं दी जाती है तो पूरी कार्यवाही निरस्त की जा सकती है, क्योंकि इसे संविधान की धारा 311 का उल्लंघन माना जाएगा। नोट: संविधान के 42वें संशोधन, जिसके द्वारा प्रस्तावित दंड की सूचना आरोपित कर्मचारी को देने संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया है, के पश्चात अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर आरोपित कर्मचारी को दिया गया, जो अति मूल्यवान अवसर है, जिसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। दंडारोपण के विरुद्ध अपील। यदि आरोपित कर्मचारी को दंडित किया जाता है तो दंडारोपण आदेश की प्राप्ति के 45 दिनों के अंदर शेड्यूल ऑफ पावर में अंकित अपीलीय अधिकारी के समक्ष नियम 18 दिनों के अंदर अपील की जा सकती है। यदि इस शेड्यूल में कोई अधिकारी भी निर्दिष्ट न हो तो दंडारोपण करने वाले अधिकारी से ऊपर के अधिकारी के यहाँ अपील की जाएगी। नोट: आरोपित कर्मचारी को सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के द्वारा अब अपील के अंतर्गत न्याय पाने के पर्याप्त अवसर हैं, क्योंकि उसमें आरोपित कर्मचारी को अपीलीय आदेश पारित करने से पूर्व व्यक्तिगत सुनवाई, पर्सनल हियरिंग का अवसर प्रदान करना अनिवार्य बनाया गया है, जिसका तात्पर्य यह भी है कि वह अपना केस को पुनः विचारार्थ उच्च अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करके न्याय की याचना कर सकता है। तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए अपील का विशेष उपबंध। तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए नियम 24 के द्वारा अपील का एक और मौका दिया गया है, जिसके अंतर्गत वह बर्खास्तगी, पदच्युति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति अथवा वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की सजा पाने पर
अपीलीय प्राधिकारी से व्यक्तिगत सुनवाई पर्सनल हियरिंग की मांग कर सकता है, जिसे देना या ना देना अपीलीय प्राधिकारी के स्वविवेक पर आधारित होता है। यदि उसे यह सुविधा दी जाती है तो वह अपने साथ विधियुक्त बचाव सहायक भी रख सकता है। दूसरा, इसी नियम में तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी क्रमशः महाप्रबंधक एवं मंडल रेल प्रबंधक अथवा उनके समकक्ष प्राधिकारी के समक्ष अपनी अपील के निष्पादन के 45 दिनों के अंदर रिवीजन याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। तीसरा, तृतीय वर्गीय कर्मचारी अपने मामले के निष्पादन से पूर्व रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष की राय प्राप्त करने का भी अनुरोध कर सकता है, जिसकी राय प्राप्त होने के बाद ही उसकी रिवीजन याचिका का निष्पादन होगा। यह सुविधा चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को नहीं है। चौथा, नियम 24 के अंतर्गत प्रस्तुत रिवीजन याचिका अंतिम होगी, जिस पर नियम 25 की भांति कार्यवाही की जाएगी, परंतु दोबारा नियम 25 के अंतर्गत रिवीजन याचिका नहीं प्रस्तुत की जा सकती है। यह सुविधा बर्खास्तगी, पदच्युति तथा अनिवार्यता सेवानिवृत्ति के ही मामलों में मिलती है। पांचवा, यदि महाप्रबंधक अथवा मंडल रेल प्रबंधक अथवा उनके समकक्ष प्राधिकारी स्वयं अपीलीय प्राधिकारी को हो तो वे इस रिवीजन याचिका पर विचार नहीं कर सकेंगे। तात्पर्य यह है कि वे अपीलीय अधिकारी के ऊपर का अधिकारी होने पर ही इस प्रावधान के अंतर्गत रिवीजन पर विचार कर सकते हैं। रिवीजन याचिका प्रस्तुत करना। पहला, अपीलीय आदेश में असंतुष्ट होने पर नियम 25 के अंतर्गत रिवीजन याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। ध्यान देने की बात है कि यदि नियम 24 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया हो और उस पर आदेश पारित हो चुका हो तो नियम 25 के अंतर्गत रिवीजन प्रतिवेदन नहीं प्रस्तुत किया जा सकेगा। दूसरा, रिवीजन की समयावधि भी अपीलीय आदेश पारित होने अथवा अपील न किए जाने की स्थिति में अपील के लिए निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के 45 दिनों के अंदर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तीसरा, रिवीजन प्रतिवेदन पर भी अपील की तरह ही विचार किया जाएगा। वस्तुतः यदि उसे दूसरी अपील कहा जाए तो अनुपयुक्त नहीं होगा। रिवीजन प्रतिवेदन अपीलीय अधिकारी से ऊपर के अधिकारी के पास प्रस्तुत किया जाएगा। चौथा, एक बार रिवीजन प्रतिवेदन का आदेश पारित होने पर दूसरा रिवीजन नहीं किया जा सकेगा। यदि किसी प्राधिकारी ने नियम 24 के अंतर्गत किसी मामले पर आदेश पारित कर दिया हो तो नियम 25 के अंतर्गत वह पुनः रिवीजन पर विचार नहीं कर सकेगा। रिवीजन का आवेदन लघु और दीर्घ दोनों दंड दिए जाने की स्थिति में किया जा सकता है। राष्ट्रपति के समक्ष प्रतिवेदन। उपयुक्त मामलों में नियम 31 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के पास अपील की जा सकती है, जो संघीय लोक सेवा आयोग की परामर्श से उस प्रतिवेदन पर विचार करेंगे। राष्ट्रपति के समक्ष अपील के लायक बहुत कम मामले हो सकते हैं, अतः इस संबंध में नियमों की सही जानकारी होनी आवश्यक है। विभागीय आदेश से असंतुष्ट होने पर न्यायिक कैट समीक्षा। पहला, विभागीय आदेश से असंतुष्ट होने पर उपयुक्त मामलों में न्यायिक समीक्षा के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट के समक्ष सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 की धारा 19 के अंतर्गत उपयुक्त बेंच के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा, ऐसा आवेदन सामान्यतया विभागीय चैनल समाप्त हो जाने के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकेगा।
परंतु न्यायाधिकरण को यह अधिकार है कि वह उपयुक्त परिस्थितियों में बिना प्रशासनिक चैनल समाप्त किए हुए भी किसी आवेदन की विचारार्थ स्वीकृत कर सकता है। तीसरा, नियमों के अंतर्गत अपील के निष्पादन अथवा उसके 6 महीनों तक निष्पादन न होने को ही विभागीय चैनल की समाप्ति माना गया है। कैट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा विवादित आदेश की तिथि से 1 वर्ष के अंदर है, अर्थात यदि अपील की गई हो तो अपीलीय आदेश के 1 वर्ष के अंदर अथवा यदि अपील पर कोई आदेश ना पारित किया गया हो तो अपील के प्रतिवेदन की तारीख से 6 महीने के बाद 1 वर्ष के अंदर आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। चौथा, कैट के नियमों के अंतर्गत रिवीजन आवेदन प्रस्तुत करना अथवा भारत के राष्ट्रपति के समक्ष याचिका प्रस्तुत करना कोई बाध्यता नहीं है। कैट के समक्ष आवेदन देने में समय सीमा का ध्यान रखना अनिवार्य है। पांचवा, निर्धारित समय सीमा के बाद भी कैट विलंब के कारणों से संतुष्ट होकर आवेदन को विचारार्थ स्वीकृत कर सकता है, फिर यह स्थिति न आने दी जाए तो सर्वोत्तम है। छठवा, कैट को अंतिम आदेश देने तथा मामले पर अंतिम निर्णय देने का पूर्ण अधिकार है, जो दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी है। उन आदेशों का पालन न करने को न्यायालय की अवमानना माना जाएगा तथा उचित कार्यवाही की जा सकेगी। सातवां, कैट को सेवा नियमों के संबंध में वही अधिकार हैं तो इस एक्ट के लागू होने से पूर्व उच्च न्यायालयों को थे। आठवां, सामान्यतः आवेदन कैट की उसी बेंच में प्रस्तुत किया जा सकेगा जिसके क्षेत्र में प्रभावित कर्मचारी कार्यरत हों, परंतु कैट की प्रधान पीठ में भी आवेदन उसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकेगा। नौवां, प्रधान पीठ के चेयरमैन किसी मामले को एक बेंच में स्थानांतरित कर सकते हैं। 10वां, बर्खास्त या पदच्युत कर्मचारी जो अब सरकारी सेवा में न रह गया हो, अपनी सुविधानुसार कैट की किसी बेंच के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। 11वां, कैट में प्रभावित कर्मचारी अपने मामले की पैरवी स्वयं भी कर सकता है और कोई अधिवक्ता भी रख सकता है। 12वां, आवेदन प्रस्तुत करने की कोर्ट फीस के रूप में 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आवेदन पत्र के साथ जमा करना होता है। 13वां, पहले कैट के आदेशों के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका SLP केवल उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है, परंतु उच्चतम न्यायालय की आलोक में अब उच्च न्यायालय भी संविधान की धारा 226 एवं 227 के अंतर्गत कैट के आदेशों की न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। इस संबंध में सुयोग्य अधिवक्ता की सेवा अवश्य ली जानी चाहिए। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताएं और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।